ओके सो आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बोर्ड विजिबल है सबको? बोर्ड दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके। सो टुडेज टॉपिक इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आज हम ये देखेंगे कि भाई ये जो एग्जामिनेशन है यूपीएससी का, इसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है ये जो प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जीके बेस्ड यानी जीके टाइप के क्वेश्चंस के लिए जाना जाता है। ठीक है। और इस टॉपिक का मेन से कोई रिलेशन नहीं है, इंटरव्यू से कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ प्रीलिम्स में जीके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और पहले ऐसे क्वेश्चंस पहले क्या होते थे, 5 से 10 क्वेश्चंस हुआ करते थे। आज के टाइम में मैंने पहले भी बताया था पिछली क्लासेस में कि अब जाकर ये जो क्वेश्चंस हैं वो 10 से 20 हो गए। ठीक है, 10 से 20 क्वेश्चन हो गए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से। ठीक है, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जीके बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो 10 से 20 हो चुके हैं। और इसका जो एप्लीकेशन प्रीलिम्स में आएगा, यहाँ पर थियरी से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि ये प्रीलिम्स में जीके बेस्ड क्वेश्चन इससे आते हैं। पहले 5 से 10 आते थे, अब 10 से 20 आते हैं। तो यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एक या दो हो सकते हैं मैक्सिमम। ओवरऑल 10 से 20 जीके बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें एक से दो क्वेश्चंस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हो सकते हैं जो एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करेंगे। ठीक है, मेंस में कोई रिलेशन नहीं है, इंटरव्यू में कोई रिलेशन नहीं है इस टॉपिक का। अब चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये आई मीन टू से लैटिट्यूड है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लैटिट्यूड क्या हो रहा है, लैटिट्यूड किसको कहते हैं। तो भाई लैटिट्यूड अगर हम देखते हैं कुल मिला के, तो जो भी लाइंस हैं हमारे पूरे अर्थ सरफेस पर, जो भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। एक बार बता दो, सब लोगों ने एंट्री ले ली, कोई रह तो नहीं गया अभी? ठीक है, ओके। और यहाँ सेटिंग होती है इसमें, चलो ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है, ये जो लाइंस है ये कुल मिलाकर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको ही हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं जिनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड कहते हैं, तो ये कितनी लैटिट्यूड्स, क्यों ये लैटिट्यूड्स हैं, या फिर हम हमें इनकी जरूरत क्या है, इन लैटिट्यूड्स की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये क्या है। दे आर द रेफरेंस लाइंस, ध्यान रखना इस बात का। इनको रेफरेंस लाइंस कहते हैं। यानी इनकी वजह से, जैसे कि अगर तुम देखो हमारे अर्थ पे, तो अर्थ जो है ये क्या होता है, अर्थ क्या है, अर्थ तो एक, अर्थ हमारा जो प्लैनेट है
बट हम इन लैटिट्यूड्स को कहाँ देखते हैं? ग्लोब पर देखते हैं। और ग्लोब क्या है? ग्लोब या मैप पर देखते हैं। एंड ग्लोब इज व्हाट? ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ, है ना? मॉडल ऑफ एन अर्थ। तो अर्थ का मॉडल है ये ग्लोब। और यानी एग्जैक्टली अर्थ नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अर्थ, ये सिर्फ उसका मॉडल है। यानी यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा और अर्थ पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है, अर्थ पर और ग्लोब पर दोनों में जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसके रिप्रेजेंटेशन में वेरिएशन होता है। और वेरिएशन क्या होता है कि अर्थ के केस में सपोज अगर तुम बताओगे कि न्यू दिल्ली में राजेंद्र नगर किधर है, तो राजेंद्र नगर इज नियर टू करोल बाग, ठीक है? वो करोल बाग के पास में, तो ये तो तुम अर्थ पे दिखा दिया। लेकिन अगर ग्लोब पे दिखाना होगा कि दिल्ली में आ, करोल बाग यानी राजेंद्र नगर किधर है, तो ग्लोब इतना बड़ा नहीं होता कि हम उस पे राजेंद्र नगर को प्रिसाइजली दिखा सकें, है ना? तो प्रिसाइजली ग्लोब क्योंकि एक बहुत प्रिसाइजली क्या होता है, ग्लोब अपने आप में एक बहुत छोटी एंटिटी होती है। इसकी वजह से हम यहाँ पर जो प्रिसाइजली करोल बाग क्या इंडिया को भी बहुत छोटे फॉर्म में दिखाते हैं, और दिल्ली तो दिखेगा ही नहीं, तो उसके अंदर करोल बाग को दिखाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्लोब पर हम रेफरेंस लाइंस के फॉर्म में, रेफरेंस पॉइंट के फॉर्म में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का यूज करते हैं। दोनों के बिना यूज किए हुए प्रिसाइज लोकेशंस, यानी प्रिसाइज लोकेशंस, सही सही लोकेशन जो होती है वो किसी भी प्लेस की प्रिसाइज लोकेशन ऑफ एनी प्लेस, किसी भी जगह की जो प्रिसाइज लोकेशन है विदाउट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वी कैनॉट ड्रॉ ओवर द ग्लोब, ठीक है? हम ग्लोब के ऊपर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन अर्थ के ऊपर हम रेफरेंस पॉइंट राजेंद्र नगर का क्या लेते हैं, करोल बाग, ठीक है? तो अर्थ के ऊपर जब हम राजेंद्र नगर जाना चाहते हैं तो हम बताते हैं वो करोल बाग के पास है, या करोल बाग मेट्रो स्टेशन के राइट हैंड साइड में, इधर से जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, सीपी की तरफ से जाओगे तो ये जो करोल बाग का एस्पेक्ट है, ये तो करोल बाग का एक लैंडमार्क हो गया, है ना? कहाँ जाने के लिए? राजेंद्र नगर जाने के लिए, ORN ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पे यूपीएससी की सारी कोचिंग है, वहां जाने के लैंडमार्क क्या हो गया, करोल बाग। लेकिन ग्लोब क्योंकि बहुत छोटा है और वहां पे हम लैंडमार्क करोल बाग को नहीं ढूंढ पाएंगे, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प लेते हैं, क्योंकि किसी भी प्लेस की प्रिसाइज लोकेशन को बताने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है? अच्छा, देखो, ग्लोब से संबंधित जितनी भी बातें हैं, ठीक है, ग्लोब एकदम अर्थ की तरह होता है और ग्लोब भी रोटेट कर सकता है। जैसे ग्लोब को भी तुमने देखा होगा, अगर ग्लोब को देखो तो इस तरह से ग्लोब एक स्टैंड पे रहता है और ये भी यहाँ पे रोटेट कर सकता है। बिल्कुल अर्थ का मॉडल होता है, लेकिन ग्लोब पर हम वो चीजें नहीं दिखा सकते जो हम एग्जैक्टली अर्थ पे दिखाते हैं। पर हमें अर्थ पे जो चीजें दिखानी है ना, उसको या तो मैप और ग्लोब पे जब शो करना पड़ेगा, तो मैप और ग्लोब पर शो करने के लिए, यानी किसको शो करने के लिए, प्लेसेस को शो करने के लिए, लोकेशंस को शो करने के लिए, तो किसी भी प्लेस या लोकेशन को शो करने के लिए हम ग्लोब पर, ठीक है, उस प्लेस या लोकेशन के लैंडमार्क्स को नहीं शो कर सकते, लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को शो जरूर कर सकते हैं। और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एग्जैक्ट प्लेसेस यानी लोकेशंस को बताएंगी, ठीक है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे, मतलब किस प्रकार से इस पर प्लेस को लोकेट करें, या लोकेशंस को कैसे ढूंढें हम ग्लोब पर, ठीक है? अर्थ पे तो ढूंढते हैं किसके रेफरेंस में, लैंडमार्क के रेफरेंस में, पर ग्लोब पे लैंडमार्क नहीं बना सकते, बहुत छोटा ग्लोब होता है, ठीक है? अब तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो अर्थ है, अर्थ हमारा जो होता है ये, अगर हम अर्थ के शेप को देखें तो अर्थ पूरी तरह से पहले तो देखा जाए कि पूरी तरह से राउंड नहीं है, स्फेरिकल नहीं है ना? अर्थ क्या है, थोड़ा बहुत अ, इसको कहते हैं, अर्थ का जो शेप है वो ओवल नहीं होता है, उसको कहेंगे थोड़ा सा जियोइड,
है ना। तो थोड़ा और अच्छे से मैं बना दूं, एकदम ये पूरा पूरा का जो कहते हैं ना गोल नहीं होगा, बट थोड़ा सा फ्लैटेंड होगा यहाँ से और यहाँ से। बाकी इक्वेटर के पास इसमें बल्ज होता है, तो हमारा जो ग्लोब है वो थोड़ा सा बल्ज होगा इक्वेटर के पास। इक्वेटर यानी 0 डिग्री। एंड व्हाट इज एन इक्वेटर? इक्वेटर क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन, माइंड इट। इक्वेटर इज इमेजिनरी लाइन, है ना, विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, टू इक्वल हाफ्स। एक मिनट, अभी भी कोई अमन पांडे। ओके, सो bulge, it is an imaginary line which divides the earth into two equal halves। यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है ना, ये कैसे, पता नहीं ये कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। चलो ये तो तुम्हें तुम्हें तो बोर्ड दिख रहा है ना सबको, ये बोर्ड तो विजिबल है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा। इमेजिनरी लाइन, ये मैं कहता है इमेजिनरी लाइन विच इज डिवाइडिंग द एंटायर अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, दो हाफ्स में। यानी ये लाइन हमारे अर्थ पे कहीं भी नहीं है। अर्थ पर, यानी हमारा जो ओरिजिनल अर्थ है पृथ्वी, उस पर कहीं भी ये लाइन नहीं है, सिर्फ ग्लोब पे है। सो दैट वी कैन डिवाइड द एंटायर ग्लोब इनटू टू इक्वल हाफ, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। तो दो इक्वल हाफ में, एक ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। तो नॉर्थ और साउथ किसने बनाया? 0 डिग्री इक्वेटर ने बनाया। एंड व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। और देखो, एक ये जो पूरा, जब पूरा का इक्वेटर है, इक्वेटर तो दो हाफ में डिवाइड कर रहा है ना। लेकिन अर्थ का, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे जब घूमता है, अच्छा इसके शेप को क्या कहते हैं? इस तरह का जो शेप है अर्थ का, अर्थ का जो शेप है दैट इज ऑल्सो नोन एज, अगर हम इसकी बात करें तो शेप का नाम होता है, ये प्रीलिम्स में एमसीक्यू में कभी कभार पूछा जा सकता है कि भाई इसका शेप क्या है। तो ये ध्यान रखना है, इसके शेप को हम कहते हैं स्फेरॉइड, है ना, एस्फेरॉइड। या फिर इसको कहेंगे ऑब्लेट एस्फेरॉइड भी कह सकते हो, ऑब्लेट एस्फेरॉइड। ठीक है, स्फेराइड, ऑब्लेट एस्फेरॉइड। ओके, और इसमें क्या कह सकते हैं हम, इसमें साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि इसको जियोइड भी कहते हैं, जियोइड कुल मिला के। ठीक है, जियोइड, एस्फेरॉइड, ऑब्लेट एस्फेरॉइड, ये सब नाम क्या है? मतलब नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, they are somewhat spherical, they are flattened from the top and bottom, and they are bulged along the equator। इक्वेटर के पास हल्का सा बल्ज होता है। ये हमारे अर्थ का शेप है, जो कि राउंड, या इसको एग शेप्ड भी नहीं कहेंगे, बहुत लोग इसको एग शेप्ड कहते हैं और एलिप्टिकल शेप भी कहेंगे। सो एलिप्टिकल शेप इज रॉन्ग, एक्सेप्ट इज रॉन्ग, करेक्ट इज एस्फेरॉइड, ऑब्लेट एस्फेरॉइड एंड जियोइड। सो दिस इज द शेप ऑफ आवर अर्थ, इजंट इट? ऐसा क्यों है? व्हाई इट इज सो? आई एम टेलिंग यू। क्योंकि अर्थ क्या है, देखो, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, एक्सिस मतलब एक्सियल पॉइंट। अर्थ का एक प्लेन होता है जिस प्लेन में रोटेट करता है, उसको कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन का जो परपेंडिकुलर होता है ना, ऑर्बिटल प्लेन का जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, दैट इज नोन एज एक्सिस। ओके, तो जैसे कि सपोज ये अर्थ, ये सन है, सन के चारों तरफ जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ क्या होता है? अर्थ भी चारों तरफ घूमता है ना। तो घूमता है, तो ये क्या है? दिस इज ऑर्बिटल प्लेन, इसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। गॉट इट? और ऑर्बिटल प्लेन पर ही ये अर्थ क्या है, रिवॉल्व करता है एज वेल एज रोटेट करता है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। व्हेन इट इज रोटेटिंग, ऑब्वियसली ये रोटेट जो कर रहा है ऑर्बिटल प्लेन पर रोटेट करता है, और
इसके 90 डिग्री को एक्सिस कहते हैं। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ, और इसी एक्सिस के सहारे ऐसा अर्थ घूमता रहेगा। ठीक है, किधर से किधर घूमता है, रोटेट करता, अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ऐसे घूमता है अर्थ। वेस्ट इधर है और इधर ईस्ट है, इधर ईस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। तो ये बात भी क्लियर है कि अर्थ अपने उस पे एक्सिस पे रोटेट करता है। नाउ सी, अब ये पूरा जो ग्लोब है ना, ये दो हेमिस्फीयर में अगर डिवाइडेड है इक्वेटर की वजह से, तो ऊपर के जो एस्पेक्ट्स को हम नॉर्थ पोल और नीचे को साउथ पोल मानेंगे। ऐसा मानना चाहिए, बिल्कुल ठीक है कि हमें नॉर्थ को, आई मीन नॉर्दर्न पार्ट का जो पोल है उसको नॉर्थ पोल, और सदर्न पार्ट में जो पोल है उसको साउथ पोल मानते हैं। लेकिन हमारा एक्सिस देखो, एक्सिस तो बिल्कुल ऐसे वर्टिकल है ना, लेकिन कहते हैं कि अर्थ हमारा टिल्टेड है। ये सुना है ना, आवर अर्थ इज टिल्टेड। अर्थ हमारा टिल्टेड कैसे है? अर्थ हमारा टिल्टेड है, ये इसको कहते हैं टिल्टेशन। टिल्टेशन का मतलब एक्सिस से टिल्टेड। कितना डिग्री एक्सिस से टिल्टेड है? ये 90 डिग्री है सपोज, तो यहाँ पर 66.5 डिग्री का लैटिट्यूड आता है। ये देखो, ये लैटिट्यूड जो 66.5 डिग्री का है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि 90 माइनस 66.5 कितना हुआ? 90 से 66.5 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 23.5। तो इसीलिए कहते हैं आर अर्थ इज टिल्टेड बाय हाउ मच? 23.5 डिग्री। देखो, टिल्टेशन तो है, तो इस तरफ यहाँ एक टिल्टेशन, इस इधर नॉर्थ पोल और इधर क्या हो जाएगा? साउथ पोल। अर्थ ऑलमोस्ट ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है, ये बताओ। अब देखो, अर्थ को हम कहते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन करता है। ठीक है, तो अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा है, दैट इज 90 डिग्री। बट पोल हमारा यहाँ है, नॉर्थ पोल, और साउथ पोल यहाँ है। तो भले ही अर्थ ऐसे घूमता है, लेकिन अर्थ क्या है? एक राउंड और एक स्फेरिकल बॉडी है, जिसका अगर हम कोई और छोर नहीं निकालें, ठीक है, तो अगर ये देखो, एक राउंड ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन सा एरिया कहाँ है। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा ना, सिर्फ एक राउंड ऑब्जेक्ट है। इसको तुमने घुमा भी दिया, सपोज ऐसे घूम रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से घूम रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी कंट्री कहाँ है, किस पोल में है, कौन सा सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, किधर क्या है, तो लोकेशन कौन सी, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ हम राउंड ऑब्जेक्ट को देखते हैं। मान लो अर्थ एक राउंड ऑब्जेक्ट है, सिर्फ राउंड ऑब्जेक्ट, कुछ भी हमने इस पर डिपिक्ट नहीं किया, तो यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन कुछ इसका ईस्ट वेस्ट गोल बॉडी है, देखो कोई भी गोल बॉडी, इसका कोई ईस्ट है, कोई वेस्ट है, कोई नॉर्थ है, कोई साउथ, ये पूरा स्पेस है, इसके चारों तरफ स्पेस है ना, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है। और इसीलिए हम कहते हैं अर्थ का ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता, ये स्पेस है, चारों तरफ स्पेस है। तो अब बताओ, इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है? पता ही नहीं है कुछ। एक राउंड ऑब्जेक्ट पूरे स्पेस में घूम रहा है, लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो बाद में पता चला ना, इनिशियली तो ऐसे ही गोल था, एक ऑब्जेक्ट था अर्थ हमारा, और चारों तरफ स्पेस था। ना इसका कोई टॉप होता है, ना कोई इसका बॉटम होता है, ना कोई लेफ्ट होता है, ना कोई राइट होता है, स्पेस में कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखना। स्पेस में डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि अर्थ के यहाँ टॉप पे खड़े हो, इधर जाके नीचे गिर जाओगे, ऐसा भी नहीं होता ना। यानी स्पेस डायरेक्शन लेस होता है, ध्यान रखना इस बात का। स्पेस में कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन हम बनाते हैं, हम डिसाइड करते हैं। तो हमने कैसे डायरेक्शन डिसाइड किया अपने अर्थ का? अर्थ के डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए हमने लिया सन को रेफरेंस पॉइंट, सन। और सन के तरफ जो पार्ट है, सपोज अर्थ है, और तुम यहाँ पे कोई भी कंट्री या कॉन्टिनेंट है सपोज, तो ये पार्ट में लाइट पहले आ रही है, क्योंकि जो इस पार्ट है, ये वाला पार्ट है मान लो, तो ये इसको इधर आने में टाइम लगेगा, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट वाला पार्ट ये है, और ये वेस्ट वाला पार्ट, यानी सन के तरफ जो पोर्शन अर्थ का होगा ईस्ट में होगा, और ये पोर्शन भी चेंज होगा, 24 घंटे में होता रहता है ना, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है।
तो इस वाले पार्ट को हम ईस्ट कहेंगे, इस पार्ट को वेस्ट कहते हैं। तो चलो ईस्ट हमें पता चल गया, वेस्ट पता चल गया, बिकॉज ऑफ सन। अगर ये सन नहीं होता तो तुम ईस्ट किसको कहते हैं, वेस्ट किसको कहते हैं, ये भी मुश्किल हो जाता। सन के पार्ट वाले को ईस्ट कह रहे हैं, उसके पीछे वाले पार्ट को वेस्ट कह रहे हैं। अब बात आती है नॉर्थ और साउथ किसको बोलेंगे। चलो ये देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ किसको बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारा स्पेस है, ठीक है, स्पेस में एक गोल बॉडी घूम रही है। तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखो, एक आदमी अर्थ के इस पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, और कई सालों तक चलते चलते, है ना, कई सालों तक चलते चलते फिर वहीं आ जाता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। ये बात जब तुम्हें डायरेक्शन पता ही नहीं, पहले की बात है जब हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं था। तो जब तुम्हारे पास डायरेक्शन है ही नहीं, है ना, जब तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन है ही नहीं, जब तुम्हारे पास किसी भी तरह का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ टाइम वाइम कुछ नहीं पता है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये इंसान, इसको कैसे पता चलेगा खुद को कि मैं एग्जैक्टली वहीं पहुंच गया हूँ, है ना, या फिर मैंने पूरे अर्थ का एक चक्कर लगा लिया है, ये सब इसको कैसे पता चलेगा। इसके लिए, क्योंकि उस टाइम तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी डिफाइन नहीं था, तो उस समय क्या हुआ है या होगा कह सकते हैं, अज्यूम करते हैं, यहाँ पर एक ट्री था। तो ये आदमी जब घूम के आया पूरे अर्थ में, फिर उसी ट्री के पास आ गया, तो उसको ये फील हुआ मैं वहीं पर आ गया हूँ। अब चाहे वो हो सकता है यहीं से घूम के यहाँ आ गया हो, यहाँ से घूम के यहाँ आ गया हो, है ना, यहाँ से घूम के आ गया हो, या फिर कंप्लीट पूरे अर्थ का एक चक्कर लगा के भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, लेकिन पहुंचा वहीं पे। अब इसको एक पॉइंट तो दिख रहा है कि मैं कहीं भी घूम रहा हूँ, अगर यहाँ आ रहा हूँ तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, वापस यहीं आ गया। तो ट्री क्या बन गया उसके लिए, ट्री बन गया एक रेफरेंस पॉइंट, है ना, पहचानने के लिए, उस लोकेशन को पहचानने के लिए, उस जगह को पहचानने के लिए। अब हुआ क्या देखो, तो अगर मैं थोड़ा ऐसे कर दूं कि यहाँ पर अ, इस जगह पे देखो, यहाँ इस ट्री के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, इस ट्री के बिल्कुल ऊपर यहाँ एक स्टार कंटिन्यूअसली चमकता है। अब इस आदमी ने क्या देखा कि इस ट्री के ऊपर एक स्टार है, और जब मैं पूरा घूम के आया तो कोई स्टार मुझे अभी वहां पर नहीं दिख रहा, सिर्फ यही स्टार इस जगह पे दिख रहा है, ठीक है। जब यही स्टार यहाँ पे दिख रहा है, यानी सबने अपनी स्टार ने पोजीशन चेंज कर ली, लेकिन इस स्टार ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, आज भी वही है, और इसका नाम क्या दिया, पोल स्टार। पोल स्टार क्या है, यानी पोल स्टार इसको क्यों कहते हैं, अब ये ध्यान रखना। इस आदमी ने क्या देखा कि भाई मैं इसी पेड़ के नीचे फिर से आ गया, और इस पेड़ के ठीक ऊपर आज भी वही स्टार है जो पहले था, ठीक है। अब तुम देखना ध्यान से, बाकी स्टार्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, क्यों, अर्थ के रेफरेंस। देखो यहाँ कोई स्टार है, ठीक है, या फिर यहाँ कोई स्टार है, और अर्थ ऐसे घूम रहा है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट। तो भाई अर्थ की जब पोजीशन चेंज होगी तो स्टार भी तो पीछे हट जाएगा, स्टार तो की स्टार की जगह फिक्स है, लेकिन अर्थ फिक्स नहीं, अर्थ रोटेट कर रहा है। तो अर्थ मान लो तुम रोटेट कर रहे, तुम यहाँ आ गए, रोटेट करते यहाँ थे तो तुम्हें स्टार दिख रहा था, अर्थ के साथ रोटेट करके यहाँ आ गए तो ये स्टार नहीं दिख रहा। अब यहाँ कोई और पोजीशन की स्टार दिख रही है ना, या कोई और कॉन्स्टेलेशन दिख रहा है जिसको ग्रुप ऑफ स्टार्स कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तो इस आदमी को ये लगा कि मैं जब यहाँ था तो ये स्टार दिखता था, फिर यहाँ गया तो कुछ और ग्रुप दिखने लगा, और जब मैं अर्थ के घूमने के साथ आगे बढ़ा तो कुछ और स्टार्स के ग्रुप दिखने लगे, है ना, फिर यहाँ कुछ और दिख रहा है। तो इस तरह से जैसे जैसे इस आदमी ने अपनी लोकेशन चेंज की, अपनी अर्थ के साथ साथ घूमने के साथ साथ स्टार्स ने भी अपनी पोजीशन चेंज की है। ये क्लियर है यहाँ तक, स्टार्स ने भी अपनी पोजीशन चेंज की। स्टार फिक्स है, इस आदमी ने पोजीशन चेंज की, इसको मैं फिर से करेक्ट कर रहा हूँ, स्टार की पोजीशन फिक्स है, लेकिन इस बंदे ने अर्थ, क्योंकि अर्थ घूम रहा है ऐसे रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो इस इंसान ने भी अपनी पोजीशन चेंज की, और उसकी जब जब पोजीशन बदलती थी तो वहां उसके ऊपर कोई दूसरा ग्रुप का स्टार होता था, है ना। लेकिन इसने ये देखा कि सभी स्टार, अकॉर्डिंग टू इसके घूमने से सभी स्टार की पोजीशन चेंज हो जाती है,
बेसिकली अपनी खुद पोजीशन चेंज कर रहा है, जो इसको फील नहीं हो रहा है। क्योंकि अर्थ के ऊपर जब भी हम रहते हैं तो अर्थ के ऊपर हमें फील नहीं होता है कि हम रोटेट कर रहे हैं। अब ध्यान रखना एक और बात यहाँ पे, ज्योग्राफी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, या थियरीज हैं, वो इस बात को इग्नोर करके बनाए जाते हैं, क्या, कि अर्थ इज रोटेटिंग। ध्यान रखना इस बात का। अर्थ के रोटेशन को अर्थ के रोटेशन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, अर्थ के रोटेशन को कंसीडर नहीं करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ हमारा रुका हुआ है, ठीक है। अगर अर्थ रुका हुआ है तो फिर हम क्या कहेंगे, स्टार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। क्योंकि हम तो ये कह ही नहीं रहे ना कि हम अपनी पोजीशन खुद चेंज कर रहे हैं अर्थ के साथ। रियलिटी क्या है, हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, स्टार्स तो वही हैं, ठीक है, ये रियलिटी है। बट ज्योग्राफी में इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। मैंने कहा ना, हम अपने रोटेशन को इग्नोर करते हैं, अपने लोकेशन को बदलने को इग्नोर करते हैं। तो हमने क्या कहेंगे कि स्टार ही अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को तो चेंज करवाना नहीं चाह रहे। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो ज्योग्राफी के इस कॉन्सेप्ट को ही मान लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अर्थ इज नॉट रोटेटिंग। अर्थ रोटेट नहीं कर रहा तो हम अपनी जगह नहीं बदल रहे हैं, हम वहीं पे हैं, लेकिन स्टार अपनी जगह बदल रहे हैं। अब ये कहेंगे ना, जब हम अपनी जगह नहीं बदल रहे हैं तो हम यही कहेंगे स्टार अपनी जगह बदल रहे हैं। पर रियलिटी क्या है, स्टार अपनी जगह फिक्स है, हम ही अपनी जगह बदल रहे हैं, इसलिए हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टार्स का ग्रुप दिखाई दे रहा है। क्लियर है यहाँ पर? अब देखो, तो ये हुआ, लेकिन इस आदमी को ये स्टार, ऊपर जो स्टार है, ये फिर उसी जगह पे पेड़ के ऊपर ही दिख रहा है। ये कह रहा है कि भाई सारी जगह मैं पूरी दुनिया घूम कर आ गया, सारे स्टार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये स्टार आज भी इस पेड़ के ऊपर ही है, इसने अपनी पोजीशन क्यों नहीं बदली? देखो क्यों नहीं बदली, क्योंकि अर्थ मान लो ऐसे घूम रहा है, तो इसके आसपास वाली चीजें बदलेंगी, लेकिन एक्सिस ये है, तो ये एक छोटा सा पार्ट है, ये कितना भी घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो स्टार है वो भी तो वहीं बना रहेगा, ये कितना भी घूमेगा तो इसके ऊपर का स्टार तो दिखता ही रहेगा। लेकिन ये वाला प्लेस बहुत बड़ा प्लेस है, इसके रोटेट होने से, इस इक्वेटर वाले पार्ट के रोटेट होने से बहुत सारे स्टार्स की पोजीशन भी बदलती है रिलेटिवली, ठीक है। लेकिन ये छोटा सा प्लेस है, ये घूम रहा है, कितना भी घूमेगा तो इसके ऊपर वाला स्टार तो वहीं रहेगा ना। जैसे तुम एक पंखे के नीचे खड़े हो जाओ, ठीक है, सपोज ये फैन है, तुम इसके नीचे खड़े हो गए और ऐसे घूम रहे हो, तो तुम्हारे चारों तरफ की चीजें घूमती हुई नजर आएंगी, लेकिन ये फैन तो अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा, ये तो ऊपर ही है तुम्हारे, है ना। तुम ऐसे घूमते जाओ तो तुम्हारे कमरे में जो भी मतलब जो लगा हुआ है वॉल पे, वॉलपेपर और कुछ भी हो, कोई सीनरी लगा हो या कुछ भी, कोई फोटो वोटो लगी हो, तो सब तुम्हें घूमता हुआ नजर आएगा, है ना। घूमा है कभी? घूम के देखना ऐसे, सब कुछ तुम्हें लगेगा तुम्हारे ऑपोजिट घूम रहा है, क्योंकि तुम ऐसे घूम रहे हो तो सब ऑपोजिट घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन तुम्हारे ऊपर का फैन तो ऊपर ही लटका रहेगा, वो तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, है ना। तो इसको एक कंसीडर किया गया पोल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके। Yes, sir. तो ये जब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करा, तो पहली बार इंसान बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? उसको लगा कि चलो हमारा एक पोल तो डिसाइड हो गया। एक पोल मतलब कुछ तो डिसाइड हुआ कि भाई ये स्टार के नीचे वाला पेड़ है, जो ये एक जगह है, ये एक प्लेस है। इस प्लेस की पहचान कैसे होती है? इसके ऊपर के स्टार से इसकी पहचान होती है। यानी हमने इस प्लेस को एक पोल माना, इसके ठीक पीछे वाले एरिया को दूसरा पोल माना, इसको माना नॉर्थ और इसको माना उसके ठीक पीछे वाले को साउथ। तो नॉर्थ साउथ डिसाइड हो गया, और अर्थ सन के पास वाले पार्ट को ईस्ट और उसके पीछे वाले पार्ट को वेस्ट। और इस तरह से हमारे पास डायरेक्शंस हो गए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास चार डायरेक्शंस हो गए। कौन कौन से? देखो, नॉर्थ, साउथ, सन के पास ईस्ट। यानी अगर तुम खड़े होते हो ऐसे, तुम्हारे सिर के ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड में वेस्ट। ये कार्डिनल पॉइंट्स भी कहलाते हैं, ध्यान रखना। ये जो डायरेक्शंस हैं, इनको कार्डिनल पॉइंट्स ज्योग्राफी में कहते हैं। और ये कार्डिनल पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज्योग्राफी में इन कार्डिनल पॉइंट्स से भी जुड़ी हुई होती हैं। अब देखो कार्डिनल पॉइंट्स में क्या है,
इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? दैट इज नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। इसको क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इनको कार्डिनल पॉइंट्स। अब तुम्हें ये डायरेक्शन हमेशा याद रखना है। ग्लोब पे, मैप पे, एटलस पे, कहीं भी तुम स्टडी कर रहे हो तो इन डायरेक्शंस को जरूर याद रखना है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, इधर ईस्ट, वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। और ये बहुत कुछ हमें बताएंगे क्लाइमेट में भी, या फिर किसी भी कंट्री की लोकेशन वगैरह ग्लोब पर या मैप पर, उसका भी पता चलता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, अब देखो नॉर्थ कैसे पता चला? पोल स्टार की वजह से। उसके पीछे वाले को हमने क्या कहा? साउथ। और सन के पास वाले एरिया को ईस्ट, और उसके ऑपोजिट वाले एरिया को वेस्ट। और इस तरह से हमें अर्थ पे डायरेक्शंस पता चल गया। ऐसे गोल ऑब्जेक्ट का जो कि स्पेस में घूम रहा है, जिसका कोई और छोर नहीं है, उसका भी डायरेक्शंस हमें यहाँ पर पता चल गया। तो बहुत अच्छी बात है। नाउ इट इज, अब देखो यहाँ पर बात थी टिल्टेशन की, तो मैंने पहले भी कहा था अर्थ अपने एक्सिस पे, एक्सिस क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री किससे? ऑर्बिटल प्लेन से 90 डिग्री, है ना? ऑर्बिटल प्लेन बताया था अभी। तो ऑर्बिटल प्लेन के 90 डिग्री में जो उसका परपेंडिकुलर होता है वही एक्सिस है। बट हमारा अर्थ, कहते हैं आर अर्थ इज टिल्टेड। व्हाट डज इट मीन? टिल्टेड मीन्स जो हमारा नॉर्थ पोल है वो 66.5 डिग्री पर है, ना कि 90 डिग्री पे। यानी 90 डिग्री से कितना झुका हुआ है? अभी बताया था मैंने, 23.5 डिग्री। अर्थ इज टिल्टेड बाई 23.5 डिग्री, यही हम कहते हैं, अर्थ इज टिल्टेड बाई 23.5 डिग्री। पर क्या अर्थ टिल्टेड है? अर्थ कैसे झुक सकता है? अर्थ तो एक गोल ऑब्जेक्ट है। किसी भी गोल ऑब्जेक्ट को झुकाओ, इसको झुकाओ, कहीं झुकेगा? हर तरफ से तुम्हें गोल ही नजर आएगा, है ना? स्फेरिकल ही नजर आएगा, कितना भी इसको कहीं से भी झुकाओ तो तुम्हें गोल ही नजर आएगा। लेकिन किस सेंस में टिल्टेड है? इसका नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, ध्यान रखना, इस सेंस में ये टिल्टेड है। तो अब इस सेंस में टिल्टेड है, तो नॉर्थ पोल दैट इज 23.5 डिग्री। ठीक है, इसको हमने पोल माना क्योंकि हमें डायरेक्शन चाहिए। हमें सिर्फ अर्थ एज एन ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए गोल पिंड है। ठीक है, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है सिर्फ, जो कि स्फेरिकल है, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। हमें क्या करना? हमें डायरेक्शन चाहिए, हमें लोकेशन चाहिए, हमें पोजीशन चाहिए अपने अर्थ पे। अदरवाइज हम ग्लोब की बात क्यों करेंगे? तो ग्लोब की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें लोकेशन या पोजीशन चाहिए, और लोकेशन और पोजीशन डिस्क्राइब करने में हमें इन रेफरेंस पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, जिसको यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल कहते हैं। तो भाई यहाँ नॉर्थ साउथ है, तो इसके हिसाब से तो इक्वेटर यहाँ ऐसे होना चाहिए, ईस्ट और वेस्ट तो चलो ऐसे ही है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट हम सन के रेफरेंस से लेते हैं। लेकिन इक्वेटर ये हो गया, इक्वेटर 0 डिग्री, यानी 90। अब पोल को तो हमने देखो, एक्सियल 90 डिग्री ये है, लेकिन जोग्राफिकल नॉर्थ पोल ये है, ध्यान रखना। जोग्राफिकल नॉर्थ पोल को ही हम 90 डिग्री मानेंगे, तो उसके हिसाब से तो इक्वेटर यहाँ होना चाहिए। यहाँ टॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऐसा ही हमारा अर्थ है। अब देखो एग्जैक्टली में है क्या? कुछ है नहीं इसमें, फिर से देखो, ये एक स्फेरिकल, नॉट स्फेरिकल, अगेन आई एम टेलिंग यू, जियोइड, जियोइड शेप्ड बॉडी है, जिसका एक्सिस तो ये है, लेकिन एक्सिस पे नॉर्थ पोल है ही नहीं, तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। चलो ये अर्थ घूम रहा है ऐसे, ठीक है, सपोज ऐसे घूम रहा है अपने एक्सिस पे, अपने ऑर्बिटल प्लेन पे, लेकिन ये ऐसे घूम रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे पास। इसके घूमने से हमें कोई लोकेशन वोकेशन कुछ नहीं पता चल रहा, ना ईस्ट वेस्ट, क्योंकि पोल स्टार तो यहाँ था, और पोल स्टार के रेफरेंस से ही हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसके रेफरेंस से तो नॉर्थ पोल उसके ठीक नीचे आ रहा है, यहाँ पर, साउथ पोल, साउथ पोल यहाँ, इक्वेटर ऐसे हो गया, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो लैटिट्यूड हमने खींचे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जो लैटिट्यूड हमारे पास है, अगर हम उसका यूज करते हैं
तो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द पोल, क्योंकि 90 डिग्री हम पोल को मान रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट रेडी है। लेकिन ये यहाँ घूम रहा है, ये किसे पता? ये तो हमें एक अंदाजा, मतलब ये पता है कि ऑर्बिटल प्लेन पे ही घूम रहा है, लेकिन कोई पॉइंट नहीं है तो पता नहीं चलेगा ना, गोल ऑब्जेक्ट कितना भी घूमे पता ही नहीं चलेगा इसका कोई और छोर पता करने के लिए हमने पोल स्टार को लैंडमार्क माना, फिर इधर नॉर्थ साउथ, और इस तरह से ये इक्वेटर हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया, और ये 23.5 साउथ हो गया। ये सब इमेजिनरी लाइन है, ये सब कुछ इमेजिनरी लाइन है, ग्लोब पर है, ग्लोब पर है, ठीक है, लेकिन ग्लोब पर ही जरूरी है, क्योंकि ग्लोब पे हम किसी भी लोकेशन को, प्लेस को प्रिसाइजली अगर लोकेट करना चाहते हैं, कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, चाहे वो लैटिट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो। लेकिन ये जो लैटिट्यूड है, इसका रेफरेंस क्या था? सबसे पहला रेफरेंस तो यही था ना, पोल स्टार। उसके बाद ही 90 डिग्री आया, या फिर पोल आया, नॉर्थ पोल आया, साउथ पोल आया, ठीक है, और नॉर्थ और साउथ के बीच में 0 डिग्री इक्वेटर है, जो दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड कर रहा है ना, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में। ये तो पहले हमारे पास अगर पोल स्टार नहीं होता तो बाकी चीजें भी नहीं होती, नॉर्थ नहीं होता तो साउथ नहीं होता, नॉर्थ साउथ नहीं होता तो हम सन के पास वाले को ईस्ट नहीं मानते, इधर वाले को वेस्ट नहीं मानते, और बाकी सारे लैटिट्यूड्स में नहीं खींचे जाते, यानी हमें सबसे पहले कुछ ना कुछ चाहिए था और पोल स्टार के फॉर्म में मिल गया। ठीक है, चलो अब देखो, इसीलिए हम कहते हैं हमारा अर्थ टिल्टेड है, हमारे अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है ना। अर्थ का एक्सिस नहीं टिल्टेड है, सॉरी, हमारा अर्थ टिल्टेड है। यहाँ पे मैं फिर से करेक्ट कर दूं, अर्थ टिल्टेड है, आर अर्थ इज टिल्टेड, मीन्स इट इज टिल्टेड बाय 23.5 डिग्री फ्रॉम इट्स एक्सिस, दैट इज 90 डिग्री, और वो 90 डिग्री क्या है? वर्टिकल ऑर्बिटल प्लेन का ठीक परपेंडिकुलर। चलो ये बात हो गई, अब आगे चलते हैं। तो इस ग्लोब में बात हो गई थी इक्वेटर की, ठीक है, इक्वेटर क्या करता है? अब हम सीधी बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम इसको, चलो हल्का सा घुमा के भी अगर ऐसे देखते हैं अर्थ को, तो यहाँ हो गया इस पॉइंट पे 90 डिग्री सपोज, उसके बाद इस तरह के लैटिट्यूड्स तुम्हें दिखाई देंगे, ठीक है। ये लैटिट्यूड्स हमने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि हमें नॉर्थ पोल के रेफरेंस पे ही तो काम करना है, नॉर्थ पोल के रेफरेंस पे साउथ पोल, ठीक है, फिर ये इक्वेटर 0 डिग्री, इसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसके नीचे साउथ हेमिस्फीयर। बट इन रियलिटी एक्सिस कहाँ है? यहाँ है, ठीक है, ये बात भी ध्यान है तुम्हें। और अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, ध्यान रखना, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन जो ये लैटिट्यूड्स खींचे गए हैं, ये जो मैंने खींचा, इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अर्थ ऐसे घूम रहा है ना, थोड़ा टेढ़ा होके घूम रहा है, ऐसा हमें फील हो रहा है इन लैटिट्यूड्स को, जैसा हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। पर अर्थ ऐसे नहीं घूम रहा है, अपने एक्सिस पे 90 डिग्री रोटेट कर रहा है यहाँ पे। ये ऐसा फील इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लैटिट्यूड को नॉर्थ पोल के, है ना, रिलेटिवली ऐसे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर अब जब हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये हमें जानना होता है कि लैटिट्यूड्स कहते किसको हैं। ये देख लो, ये तुम्हें समझ में यहाँ पर आ जाएगा लैटिट्यूड किसको कहते हैं। सपोज ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ, और अर्थ का ये सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से हमने एक ऐसे इक्वेटर 0 डिग्री ड्रॉ किया। अभी टिल्टेशन वगैरह भूल जाओ, ठीक है, अभी हम इसको झुका हुआ या टेढ़ा सीधा कुछ नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं लैटिट्यूड्स को। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके ऊपर नॉर्थ, इसके नीचे साउथ। 0 डिग्री जो इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई प्लेस है, ये, तो कितने डिग्री लैटिट्यूड पे देखेंगे? तो यहाँ से एक एंगल इसका निकालो, ये एंगल बन रहा है सपोज 30 डिग्री, 30 डिग्री इस प्लेस पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री से, क्योंकि 0 डिग्री तो बेस हमारे पास है अवेलेबल, और 0 डिग्री से ये प्लेस कितने डिग्री के एंगल पे है? 30 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर तुमने एक लाइन ड्रॉ की, एंड दिस लाइन इज नोन एज 30 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। इस तरह से हम लैटिट्यूड मेजर करते हैं। यहाँ पर एक प्लेस है, इसको भी मेजर करो कितना एंगल पे है, तो पता चला कि ये है, ये कितना एंगल बन रहा होगा? ये तो 30 से ज़्यादा है, सपोज 60 डिग्री। तो इस जगह पे यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और ये हो गया 60 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड।
यहाँ से सीधी जो लाइन जा रही है ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लैटिट्यूड ये बन गया ना इस पॉइंट पे। तो 90 डिग्री सिर्फ एक पॉइंट होता है। तुम किसी भी अर्थ के किसी भी पार्ट पे चले जाओ, यहाँ पे सपोज, तो इसको भी मेजर करो, तो ये मेजर करोगे तो पता चला ये कितना डिग्री हो गया, सपोज ये हो गया 50 डिग्री ऑफ एंगुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर तुमने एक लाइन ड्रॉ की और ये हो गया 50 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड साउथ में, इसका भी 90 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो कोई भी प्लेस, अब लैटिट्यूड है क्या, लैटिट्यूड कुछ भी नहीं, एक एंगुलर डिस्टेंस है। अब इसको ऐसे देखते हैं, थोड़ा सा और समझो। मैंने अर्थ को पूरी तरह से डिवाइड करके दो पार्ट में, मतलब इसका आधा पार्ट निकाल दिया और ये आधा पार्ट, नींबू जैसे कटता है वैसे लेमन को काटते हैं ना, तो ये हाफ काट के मैंने निकाल लिया। ये हो गया इक्वेटर, इक्वेटर इज 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री। अब यहाँ से तुम ऊपर जाते जाओ, ये एंगल कितना हो गया 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री पे लैटिट्यूड खींच लिया। ये कितना हो गया सपोज 40 डिग्री, तो 40 डिग्री पे ये लैटिट्यूड हो गया। ये कितना हो गया सपोज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे ये लैटिट्यूड ऐसे खींच लिया। ये कितना हो गया सपोज 80 डिग्री, तो 80 डिग्री पे ऐसे लैटिट्यूड आ गया। और ये हो गया सीधा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे सिर्फ पॉइंट आएगा, क्योंकि जगह ही नहीं है। ये टॉप हो गया एकदम अर्थ का, उस टॉप पे जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ये लैटिट्यूड सपोज 80 हो गया, ये सपोज 60 हो गया, ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 0 डिग्री हो गया। तो इसी तरह से साउथ हेमिस्फीयर में भी ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, जितने भी एंगुलर डिस्टेंस है उसके साथ में एक लाइन खींच दो ऐसे। ये तुम्हारा जो लाइन है ये लैटिट्यूड है, ये तो एंगुलर डिस्टेंस दिखा रहे हैं हम, लेकिन लैटिट्यूड क्या है ये। ठीक है, इस तरह से पूरे अर्थ पे लैटिट्यूड्स खींचे जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो इन लैटिट्यूड्स को, अब इससे आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। अब ये तो जितने भी लैटिट्यूड्स, ऑल द लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ आर नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स मींस एक लैटिट्यूड दूसरे लैटिट्यूड्स के पैरेलल खींचा गया। एंड लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड को किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में, ये ध्यान रखना। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। और इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है, उसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, अगर ये इक्वेटर नहीं होता तो बाकी सारे लैटिट्यूड का पता चलता क्या, नहीं पता चलता, है ना। इसलिए ये, और जितने भी पैरेलल्स खींचे गए हैं लैटिट्यूड, ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल खींचे गए हैं। किसके पैरेलल, इक्वेटर के। इक्वेटर को हम, वी कांट से दैट इक्वेटर इज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, दे आर नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल ऑफ विच लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड दैट इज 0 डिग्री, इसके पैरेलल है। तो डिग्री में हम मेजर कर रहे हैं 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे करके। नाउ यू टेल मी कि पूरे अर्थ पे कितने लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स वी कैन ड्रॉ ऑन द एंटायर अर्थ। एक तो 0 डिग्री कर सकते हैं, 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे करके 90 तक जा सकते हैं ना, 90 ऊपर और 90 नीचे। ओके, बट 90 डिग्री जो हमारा है वो 90, जो लाइन्स है वन, एक एक डिग्री के अंतर पे हम नहीं खींचेंगे, क्योंकि उतनी जगह नहीं होती ग्लोब पे। एक एक डिग्री पे एक एक लैटिट्यूड बनाओ तो ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। इसलिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके लैटिट्यूड को क्लैरिटी में दिखाने के लिए कुछ डिफरेंस दिखाते हैं। एक 0 पे कर लो, एक 10 पे कर लो, फिर 20 पे कर लो, फिर 30 पे कर लो, फिर 40 पे, 60 पे, और ऐसे करके 90, है ना, 70 80 और 90। कितने लैटिट्यूड हो जाएंगे, 90। 90 डिग्री लैटिट्यूड्स, 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में, कितना हो गया 90 प्लस 90, 90 नॉर्थ प्लस 90 साउथ इज इक्वल टू हाउ मेनी लैटिट्यूड्स, 180 डिग्री, यानी 180 लाइंस। क्या हम 180 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, यस। 180 लाइंस को ही, उन्हीं को तो हम लैटिट्यूड कहते हैं। बट हियर 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ओके, हमने सोचा कि चलो ठीक है, 180 लैटिट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं टोटल अर्थ पे। बट हम इक्वेटर को तो भूल ही गए, इक्वेटर भी तो एक लैटिट्यूड है। तो 180 प्लस 1 दैट इज 0 डिग्री, कितना हो गया टोटल 181।
तो हमारे पास कितने लैटिट्यूड हो सकते हैं, कितनी लाइंस हो सकते हैं इस तरह की? 181। ये करेक्ट है या नहीं है? कुछ और चेंज करें इसमें? 181 करेक्ट है? इज इट करेक्ट एवरीबॉडी? Yes, sir. इज इट करेक्ट? ओके, ठीक है। लेकिन आई एम सेइंग इट इज नॉट करेक्ट। लेट्स सी हाउ। ये 90 डिग्री इज जस्ट अ पॉइंट, दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑल्सो, दिस इज नॉट लाइन, ठीक है? तो 90 डिग्री इज लैटिट्यूड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइंस। हम कितनी लाइंस खींच सकते हैं? तो 181 लाइंस हम नहीं खींच सकते हैं। 181 माइनस 2 कर दो, दोनों ये दो क्या हो गया? 90 डिग्री लैटिट्यूड है जो पॉइंट के फॉर्म में है। तो ये पॉइंट के फॉर्म में, तो दे आर नॉट लाइंस। 181 minus 2 कितना हो गया? 179. So we can draw how many lines? 179 lines. Although we are having 181 latitudes, ठीक है, 181 है हमारे पास, लेकिन उसमें से दो क्या है? सिर्फ पॉइंट है, इसलिए लाइंस कितनी हो गई? 179। गॉट इट? ठीक है, अब आगे चलो, इसको देखो। अब यहाँ पे जो हमारे पास लैटिट्यूड है, ओके, जैसे कि सपोज ये अर्थ है, इसका ये 90 हो गया, तो हमने यहाँ 90 डिग्री का लाइट, इधर से भी तो 90 हुआ, ये इधर से भी 90 हुआ, तो 90 90 180, फिर इधर से कितना हुआ? फिर 90, फिर इस वाले पार्ट में भी 90, हाउ मच? 360 डिग्री हो गया ना? तो अर्थ क्या है? अब व्हाट वी कैन से, 90 डिग्री लैटिट्यूड्स जो नॉर्थ में 180 और साउथ में भी 180, तो टोटल हो गया 360 डिग्री। यानी अर्थ जो है कंप्लीटली, इसको अगर 3D में देखते हो, 3D में मतलब अगर इस सेंस में थोड़ा सा देखा जाए ये वाला डायग्राम, तो हमारे पास पूरा अर्थ 24 आवर में एक बार घूमता है ना, एक बार अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो कितना डिग्री रोटेट करेगा? 90 प्लस 90, फिर इधर 90, फिर इधर भी 90, इधर भी 90, 360 डिग्री है ना? तो पूरा अर्थ इज रोटेटिंग। ध्यान रखना अब इस पॉइंट को भी, कि हमारा जो पूरा अर्थ है, इधर गया ये, इन 24 आवर अर्थ इज रोटेटिंग बाय 360 डिग्री। 24 आवर में पूरा अर्थ 90 90 90 360 डिग्री घूम जाता है, तो कंप्लीट करता है। यानी हर 6 घंटे में, इन 6 आवर इज रोटेटिंग बाय 90 डिग्री, या फिर 1/4 घूमता है 6 घंटे में। ओके ओके, नाउ सी, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड है उनको क्या कहते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, और साउथ में जो, उनको साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। तो इसमें साउथ लैटिट्यूड और नॉर्थ लैटिट्यूड दोनों हैं। और इसमें अगर देखा जाए कि भाई इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें मैं ऐड कर दूं, कि जो भी लैटिट्यूड्स हैं, अगर उसकी बात की जाए, तो ये ध्यान रखना कितने डिग्री पे ये लैटिट्यूड्स खींचे गए हैं। ओके, इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, कि अगर अर्थ में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, 1 2 3 4 90, फिर 180 ऐसा करके, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सपोज 1 डिग्री का है ना? 1 डिग्री, तभी तो 1 डिग्री कर करके हम 90 डिग्री तक चले गए। 1 डिग्री के डिफरेंस पे हम कहाँ तक चले गए? 90 डिग्री तक चले गए। लेकिन अब हम यहाँ पे एक बात ये करते हैं कि 1 डिग्री तो ग्लोब पे डिस्टेंस है, लेकिन अर्थ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर 111.13 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, कि 1 डिग्री का डिफरेंस कितना होता है? 111.13। तो अगर अर्थ ग्लोब पे 1 डिग्री दिख रहा है, तो अर्थ पे वो डिस्टेंस कितना है? 111 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो इस तरह से तुम अर्थ के सरकमफेरेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हो, 90 इंटू 111.3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ एक तरफ का, और 90 कर दोगे तो वो हो जाएगा डायमीटर। ठीक है, तो इस तरह से इस कैलकु इस डेटा को, मतलब इस डिजिट को याद रखना, कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 11.13 किलोमीटर। 1 डिग्री किस पर है? ग्लोब पर है, मैप पर है, बट अर्थ पे कितना है? इतना डिस्टेंस है।
तो ग्लोब पे अगर 1 डिग्री हम आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं तो अर्थ पे कितना चले गए, इतना किलोमीटर आगे या पीछे चले गए। इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं हमारे। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, सो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अभी मैंने बताया था कि अर्थ पे एक तो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल क्या है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड ऑब्वियसली लाइन नहीं है बट लैटिट्यूड तो है ना, लाइन को तो हमने नेगेट कर दिया था। नॉर्थ पोल एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और साउथ पोल भी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। बीच में एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है दैट इज 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। इसके 23.5 डिग्री के एंगल पर, मतलब यहां से अगर कैलकुलेट करो 23.5 डिग्री का एंगल, तो ये जो लैटिट्यूड है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह यहां पर जो लैटिट्यूड है दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और इसके ऊपर जो एक लाइन आती है 66.5 डिग्री के एंगल पे, 66.5 डिग्री के एंगल पर आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। और यहाँ नीचे 66.5 पर जो लैटिट्यूड है इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये दे आर द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कह सकते हो, इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। कौन कौन सा, फिर से एक बार देखो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, दिस इज आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री एंड दिस 66.5 डिग्री इन सदर्न हेमिस्फीयर इज अंटार्कटिक सर्कल। साउथ पोल 90 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड हियर 23.5 इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ओके। So these are important latitudes. On the basis of these important latitudes, entire Earth has been divided into heat zones. On the basis of such latitude, entire Earth has been divided into heat zones of Earth. What are heat zones? Heat zones means how much heat we are receiving in these part of the Earth. For example, अभी sorry ये तो कैसा हो गया, तो सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ के इस पार्ट को आई मीन 23 कैप्रिकॉन और सॉरी कैंसर एंड कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, बीच में क्या इक्वेटर, दिस जोन इज नोन एज टॉरिड जोन, इसको टॉरिड कहते हैं। टॉरिड जोन में क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर रिसीव होता है, वी आर रिसीविंग मैक्सिमम टेम्परेचर। 23 से फिर 66.5 का जो एरिया है नॉर्थ और साउथ, जो अभी मैंने बताया था आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल, इस जोन को कहते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। टेम्परेट, टॉरिड मतलब ये नॉर्थ टेम्परेट और ये क्या हो गया साउथ टेम्परेट। तो टेम्परेट वाले एरिया में टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं होता है, क्या होता है मॉडरेट, मॉडरेट टेम्परेचर, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। 66.5 टू 90 डिग्री इसको कहते हैं फ्रीजिड, 66.5 to 90 degree is known as frigid zone. फ्रिजिड जोन में मिनिमम टेम्परेचर होगा, गॉट इट। सो दिस इज द हीट जोन्स ऑफ अर्थ। तो आज हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है, ओके। कल हम करेंगे लॉन्गिट्यूड। सो टुडेज क्लास इज टोटली डिवोटेड फॉर लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ, लेकिन लॉन्गिट्यूड करने के बाद ही हम प्रिसाइज लोकेशन का पता लगा सकते हैं, वो कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये है हीट जोन्स ऑफ अर्थ। अगेन आई एम टेलिंग यू द एंटायर हीट जोन्स ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू
3 zones. This zone is torrid zone. This 23 0 to 23.5. This zone is known as टॉरिड जोन. ठीक है, यहाँ बीच वाला पार्ट है टॉरिड है. मैक्सिमम टेम्परेचर आता है क्यों? क्योंकि सन की जो रेज है वो सीधी यहाँ पे आती है, फिर ऊपर जाओ तो थोड़ा कम हो जाती है और पोल्स पे और भी कम हो जाती है ना. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है टॉरिड जोन, यहाँ सन की लाइट डायरेक्टली आ रही है तो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा. टेम्परेट वाले एरिया में जो सनलाइट है वो थोड़ा कम आती है, इधर भी टेम्परेट और इधर भी टेम्परेट, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? मॉडरेट होता है. फ्रिजिड जोन में सन की लाइट जो है वो बहुत कम जाती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? मिनिमम होता है. फ्रिजिड का है 66.5 to 90. Got it, guys? So this is all about the what we can say heat zones of Earth, which is based on latitudes. ठीक है, क्लियर है ये अभी तक सबको? यस सर. ओके देन. अभी हम लोग कल की क्लास नहीं होगी, कल संडे है. ठीक है, संडे को क्लास नहीं होगी. एंड फिर हम जल्दी से जल्दी इस पे एमसीक्यू भी करने वाले हैं, इस पे प्रैक्टिस, इसको रिवीजन करते रहो. और एक और बात मैं कह दूं के लिए तुम्हें, एनसीईआरटी, इधर एनसीईआरटी और जीसी लियोंग, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना. 6 क्लास की एनसीईआरटी है ना, प्लस जीसी लियोंग एक बुक आती है सर्टिफिकेट इन ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी. इससे ज्यादा इस नॉलेज के लिए फिलहाल कुछ नहीं करना है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बेस्ड कैसे होगा ये मैं बताऊंगा. पहले तुम्हें ये कॉन्सेप्ट तुमने क्लियर कर लिया आज, तो इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कैसे आएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे. बट यू हैव टू गो थ्रू ओनली ईदर एनसीईआरटी क्लास 6 और जीसी लियोंग. इससे ज्यादा ना कोई नोट्स पढ़ो ना कोई बुक पढ़ो, ठीक है, इन टॉपिक्स के लिए. और ये मैंने पहले ही बता दिया था क्लास के स्टार्टिंग में कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है. सिर्फ प्रीलिम्स में, मेंस में इसका कोई रोल नहीं है. ठीक है, चलो देन जल्दी इसको रिवीजन करते रहना. जो भी तुमने नोट डाउन किया है जल्दी से, इस पे टेस्ट होगा. और टेस्ट में जिनके स्कोर अच्छे होंगे, ध्यान रखना, उनके मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे यहाँ पे. ठीक है, क्या करेंगे ये तुम्हें पता चलेगा थोड़े दिन के बाद, यानी कुछ क्लासेस के बाद. वेल, तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. गुड नाइट.